तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोगों का सेट पेपर 2 है, जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में सेट पेपर 1 कराया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखिए, और जितने मैं सेट पेपर करवा रहा हूँ एक बार उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाइए। 100% विश्वास है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेट पेपर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन करेंगे, जो 14 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर कि प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है। ठीक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है। क्लोरीन है, या फिर हाइड्रोजन है, या फिर HNO3 है, या फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आयरन यानी लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। ढलवा, स्टील, पिटवा, या कच्चा लोहा। ठीक है, तो ये पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहे कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। आपको पता होगा, शहतूत एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और उन रेशम के कीड़ों से लार्वा निकलता है और उसी से क्या बनता है, रेशम बनता है। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा है कि शहतूत जो होता है रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो कौन है, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन पहला दिया है लद्दाख, तमिलनाडु का पूर्वी तट, लाहौल एवं स्पीति, या उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम कह रहा है ना, तो दक्षिण में यानी तमिलनाडु का पूर्वी तट। ठीक है, वर्षा नहीं होता है। ठीक है, तमिलनाडु का पूर्वी तट में वर्षा नहीं होता। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक सर्वाधिक शिक्षित था। तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सबसे ज़्यादा शिक्षित था। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहे कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में वहीं पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा थी वो PC महालनोबिस ने तैयार किया था। पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा है। पहला जो था हेरोडोर मॉडल। ठीक है, हेरोडोर मॉडल पर वो ये तीसरी BN गाडगिल जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो कृषि था। ठीक है, दूसरा का औद्योगिक विकास था। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरे कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, तो वो हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। यानी किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, तो लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि बाल्को की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था। यानी बाल्को की स्थापना जो है वो सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था, और भिलाई की स्थापना भी जो है वो रूस के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और जमशेदपुर ये सब क्या हुआ था, उसी समय आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
10 कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है। किसका है, बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है साक्षरता के मामले में, तो वो है आपका केरल। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, इस राज्य में पुरुष और स्त्रियों के बीच लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, नकारात्मक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आपका दोस्तों है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, हम सभी लोग जानते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स, यानी एड्स क्या है, एक बीमारी है। ये सब क्या है, अन्ना कुर्निकोवा, ब्रेन डाउन, ये सब क्या है, कंप्यूटर वायरस है। लेकिन एड्स जो है एक क्या है, बीमारी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेंड, इंडिया डिवाइडेंड के लेखक कौन है, तो वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन है, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स थे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहे कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा जो आरंभ की गई थी वो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉर्ड विलियम बैटिक। इसी के समय में क्या हुआ था, भारत में अंग्रेजी का प्रारंभ हुआ था। या फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के परिणाम से हुआ था, तो वहीं लॉर्ड विलियम बैटिक से। ठीक है, राजा राम मोहन के राय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं, और भारत की जो 11वीं जनगणना हुई थी वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, तो वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका उत्तरी अटलांटिका। कौन है, उत्तरी अटलांटिका। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि राइबोसोम की संरचना किससे होती है, तो आरएनए से होती है और प्रोटीन से होती है। आरएनए और प्रोटीन से होती है राइबोसोम की क्या, संरचना। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास जो होता है आयोडीन का बहुत ही प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेटस होता है, सूखा रोग होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो वो है 21। बायोचिप में क्या होता है। ठीक है, बायोचिप में आपका तीनों होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, ये तीनों होता है बायोचिप में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। तो यह एक अंतरिक्ष आधारित निवेशन प्रणाली है, ये तो सही बात है। आगे कह रहे हैं कि यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये गलत बात है। अच्छा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही बात है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही बात है। यानी ये हमारा जो ऑप्शन बी है, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका तराई का क्षेत्र। कौन सा है, तराई का क्षेत्र। सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है।
चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 24। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो वो है आपका कानपुर में। किस शहर में है दोस्तों? कानपुर में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। बस अब देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं वो बनारस घराने से संबंधित है। कौन, किस घराने से? तो बनारस घराने से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो वो है आपका पुष्कर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है आपका? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। और सोनपुर मेला जो लगता है वो बहुत ही बड़ा मेला लगता है, वो भी पशुओं का ही लगता है, वो बिहार में लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके हाथ में एक मशाल है वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो वो है दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो उत्पाद है वो दार्जिलिंग का चाय है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इसके लेखक कौन है? तो ये है आपका NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति इसके लेखक हैं। किसके? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, तो वो है श्री श्री रविशंकर। कौन है? श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स पूछ दिया है जो कि पुराना है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा 2026 और 25 यही पूछ सकता है। ये काफ़ी पीछे है, ये भी काफ़ी पीछे है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। तो आइए हम लोग डायरेक्ट 35 क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, ये भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये भी वही है, इसको भी स्किप कर देते हैं। हाँ, 36 देखते हैं। 36 अच्छा है। कह रहे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको CBI बोलते हैं ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो वो है ऑपरेशन मेघ चक्र। कौन सा है? ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है। आगे क्वेश्चन करें कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो पेपरलेस जो बजट है उसको पेश करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है दोस्तों? यूपी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी ऐसा एक राज्य है जिसने पहला पेपरलेस, सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, आगे अभी बस 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिएगा दोस्तों थोड़ा ध्यान से। हाँ, अब दिख रहा है आपको? ठीक है। कह रहे कि इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा है? तो वो है आपका क्या क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के उचित संरक्षण प्रदान कौन करता है? तो ये है IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो धारा 3।
ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो वो है धारा 3। इस प्रकार से हमारे जीके का जो सेट है वो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का थोड़ा सेट को देख लेते हैं, बहुत ही जल्द इसको ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे साथ और बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसी नेता के ज्ञान, योग्यता, कुशलता आदि को परखना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण। अरे भाई उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि कैसा है योग्यता का, कुशलता का, ठीक है। ना ही अनुवीक्षण हो जाएगा, ना ही निरीक्षण हो जाएगा, उसका क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। समझ में आया दोस्तों? जीडी के भी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत सारे लोग इस पर मारे हैं निरीक्षण पर, लेकिन नहीं, इसका परीक्षण ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत में एक ही सुर को दोगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया कौन सी है? तो उसको बोलते हैं आलाप। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलाप। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। विलाप भी नहीं होगा, न ही प्रलाप होगा, इसका आलाप राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 43, वाक्यों में मुद्रित करने वाले शब्दों के विलोम 4 विकल्प हैं और इनमें से उचित विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। शारीरिक कष्ट को हम लोग पीड़ा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीड़ा, ठीक है। शारीरिक कष्ट को पीड़ा बोल सकते हैं। आगे थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द छांटिए। पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? तो कमल का क्या होता है? तो कमल का ये पुंडरीक हो जाएगा, ठीक है। पुंडरीक, ये पुंडरीक हो जाएगा। ये तो नहीं होता है, ये फूल का होता है, ठीक है। फूल का होता है कुसुम पुष्प। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहे हैं कि धोखे भरे आधुनिक समाज में ठीक है, धोखे भरे आधुनिक समाज में इसमें क्या भरेंगे सटीक? तो इसमें हो जाएगा प्रवंचन। प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हो जाएगा? प्रवंचन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पुष्कर, पुष्कर का क्या यहाँ पर प्रचलित अर्थ बताना। पुष्कर मतलब क्या होता है? सरोवर होता है, यानी तालाब होता है, ठीक है। सरोवर, जलाशय, तड़ाग या पुष्कर, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। मनोज किसको बोलते हैं? तो कामदेव को बोलते हैं। कामदेव का नाम ही मनोज है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हंस पद का चिन्ह कौन सा है? तो हंस पद का चिन्ह ऐसा होता है। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो जब कोई जैसे वाक्य लिखना हम भूल गए हैं या फिर एक छोटा सा शब्द भूल गए हैं, तो उसके ऊपर ऐसे हंस पद चिन्ह लगाकर उस शब्द या वाक्य को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो वाक्य, अभी आपको पता है कि वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो इसमें से जो मिश्र वाक्य है वो हो जाएगा, मोहन ने लिखा है कि वह कल आएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे करें कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 54 करें कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, गीत के रचनाकार कौन है? तो वो है आपका इनकलाब। इनकलाब इसके रचनाकार हैं। आगे क्वेश्चन करें कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रसों में सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग जो है उपन्यास है, उपन्यास है। आगे क्वेश्चन करें निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। शुद्ध, तो शुद्ध इसमें क्या है? प्रज्वलित का शुद्ध क्या होता है? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं, न कि ऐसे और ऐसे, ठीक है।
58 देखिए कह रहा है कि इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, तो हमको तो पहला ही दिख रहा है, सन्यासी। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों का सही विलोम कृष का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है। ठीक है, स्थूल। कृष का विलोम क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। आगे पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, आगे चयन कीजिए। व्याकरण का विद्वान क्या बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में, तो उसको बोलते हैं व्याकरण। ईश्वर पर विश्वास, ये तो सभी लोग जानते हैं, आस्तिक बोलते हैं। प्रत्येक, प्रतिधन एक। ठीक है, ये अव्ययी भाव प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। नीलोत्पल में कौन सा हो जाएगा, तो कर्मधारय। ठीक है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कुर्सी तोड़ना यानी मेहनत न करना, आराम करना। ठीक है, आराम करना ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे कि निश्चल, इसमें से संधि का वचन कीजिए। ठीक है, संधि का चयन। निश्चल में निःदंश चल होता है, तो ये विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, परिच्छेद में व्यंजन संधि होता है, परिधन छेद होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, इत्यादि का इति धन आदि होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब दिव्यागमन, देवी धन आगमन हमारा पहला सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार को बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार इसमें होना चाहिए, तो जैसे दिया है यहाँ पर, बांधा था विधु को किसी ने। ठीक है, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति, यानी अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव बताना है क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। काव्य की आत्मा क्या होती है, काव्य की आत्मा रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हिंदी के हमारे लगभग 33 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और ये रहा आपका पैसेज। मैं बार बार कहता हूँ कि पैसेज ये कुछ नहीं है, इसी में आपको स्कोर करना है अच्छी तरह से, पूरी बिल्कुल तरह से अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ करके और इसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से छाट करके इसका अच्छी तरह से आंसर देना पड़ता है, तो घबराइएगा मत बस एग्ज़ाम में, और इसको करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सेट पेपर ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस सेट को पढ़ते रहिएगा, और आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।